वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 की यूनिट 4 का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास, यानी कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, उनका क्या फंक्शन, मतलब उनके क्या अलग अलग क्लासेस हैं, वो क्लासेस के जो 5 टाइप हैं उनके हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स दोनों देखेंगे। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे तो इम्यूनोग्लोबिन एंटीजन होते हैं, ठीक है। एंटीजन के खिलाफ बनते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडी याद रहेगा हमारी बॉडी में होती है तो अच्छी होगी, हमारी बॉडी में एंटीजन से फाइट करती है। मतलब कोरोना जैसे क्या हो गया, कोरोना वायरसेस, बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके के वायरसेस, अलग अलग तरीके के प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया, उनसे लड़ने का काम करती है। बाहर से कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आता है तो उससे फाइट करने का काम करती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाई शेप होती हैं। वाई कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो वाई शेप्ड होती हैं और ये क्या है, 5 तरीके की होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कैसे, GAME गेम, ओके, IgG, सबसे पहले IgG, ओके, IgA, IgM, IgE, ठीक है, GAME। उसके अलावा एक और होता है, यानी 5 होते हैं टोटल, D। तो आप याद कर सकते हो गेम, GAMED, या फिर द गेम, ओके। तो क्या है, IgD, ओके, द गेम से हम याद करेंगे D, देन G, देन A, देन M, देन E। तो ये क्या है, IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, IG, ठीक है। IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एंटीबॉडीज। ये किसका काम करेंगी, लड़ने का काम करेंगी। हमारे बॉडी में जो सैनिक तैनात होते हैं लड़ने के लिए, किससे, बाहर के वायरसेस, बैक्टीरिया से, उनको मार के गिराने के लिए वो होते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन। स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, अब कैसे दिखते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या है वो हम जानेंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे थे हम, इनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती हैं वाई शेप। आप जब भी लिखोगे वाई शेप, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे जिसको मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, वाई शेप जब भी आप लिखोगे, वाई ऐसे लिखोगे कंप्यूटर वाली भाषा में, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं लिखोगे वाई शेप, दिस इज रॉन्ग। ये ऐसा दिखता है नहीं, ये दिखता है वाई शेप, ठीक है, वाई ऐसा शेप। तो आप कंप्यूटर वाली भाषा में वाई ऐसे बनाएंगे, ठीक है, वाई सीधा। तो ये वाई शेप होता है और हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होता है टू फाइट। किससे फाइट करेगा भाई, फाइट करेगा वायरसेस और बैक्टीरिया से। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एंटीबॉडीज। अब इसके कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं क्योंकि आपको बार बार आएगा आगे, तो आप सोचोगे कि क्या बोल रही है मैम। तो हम देखते हैं वाई शेप, ये क्या है, एंटीबॉडीज। इसके पास 2 चेन होती है। ये जो पूरी ब्लू कलर की चेन है ना, ये ब्लू वाली जो चेन है उसको बोलते हैं हैवी चेन, भारी। और जो लाइट चेन्स होती हैं, यानी कि जो येलो कलर की है और ऑरेंज कलर की है, इसको बोलते हैं लाइट चेन्स, यानी हल्की चेन। अब लाइट और हैवी क्यों है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका वजन थोड़ा ज्यादा है इसलिए हैवी, और ये थोड़ी वजन में क्या होती है, हल्की। अब देखो साइज भी छोटा है तो वजन भी क्या होगा, कम ही होगा। तो लाइट चेन्स, ठीक है, लाइट चेन्स बाहर की ओर होती हैं। ये जो नीचे का रीजन होता है वाई शेप का, ये जो नीचे का रीजन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं FC रीजन, ठीक है। FC रीजन ये क्या है, इतना होता है FC रीजन। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बाइंड करते हैं वायरसेस या बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल, जो भी बाहर से आया। हमारी बॉडी कुछ भी बाहर से आता है ना, उस पर धावा बोल देती है, अटैक कर देती है, मार गिरा उसको, कहाँ से आ गया, धूल भी आपके अंदर जा रहा है, आपके अंदर पॉलन ग्रेन्स भी जा रहे हैं ना, तो अटैक हो जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, वायरस मान लीजिए कोई ऐसा, ठीक है, वायरस आकर के यहाँ पे फंसता है, इसी को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन कौन है, वायरस। वायरस को क्या बोलेंगे, एंटीजन। और हमारी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी। तो क्या हो रहा है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब इन दोनों की बातचीत हो रही है यहाँ पे। अब इसको कहेगा चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगले बार क्या होगा, बुरा हाल कर देंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज, इनको बोलते हैं एंटीबॉडीज, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इन्हीं को बोलते हैं। ये हमारे सिस्टम में होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर सके इफेक्ट को। क्या, जो वायरस आए हैं या बैक्टीरिया आई है बाहर से हमारी बॉडी को बीमारी करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया जाए। मतलब जो हमें फीवर आ रहा है उसको क्या करें, न्यूट्रल कर दें। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई भी ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको न्यूट्रल कर सके, वापस से उसको क्या करें, नॉर्मल पोजीशन में पहुंचा देते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात हो गई, ये किस पे अटैक करेंगे, बाहर
बाहर से आए हुए मलेरिया पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ, कोई भी बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड बैक्टीरिया, कोई भी वायरस तो आप परिचित हो ही गए हैं, हर इंसान परिचित हो गया है जो बायोलॉजी से वाकिफ है या नहीं है। वायरस में क्या आ गया आपका, कोरोना वायरस, एड्स वायरस, जितने भी तरीके के वायरस हैं, पोलियो वायरस, उनसे लड़ते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जब ये नाकामयाब हो जाते हैं तो हमें बीमारी क्या होती है, वो परेशान करती है, तब हमको पहुंचना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर दवाइयां देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, क्या करने के लिए, इन्हीं एंटीबॉडीज को और मजबूत करने के लिए। मतलब आपके पास सैनिक हैं, उनको और शस्त्र चाहिए और जो भी चाहिए उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान करने का काम करती हैं हमारे मेडिसिन और हमारी वैक्सीन, ठीक है। यानी कि इनको और क्या कर दिया, रेडी कर दिया, इनको क्या लगा दिया, बाहर से कवच लगा के तैयार कर दिया कि अब आओ बेटा सामने, ठीक है। कौन, किसको हम हमला कर रहे हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया को। ये मेनली जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। अब 5 तरीके के ये अमीनो एसिड ग्रुप के बेसिस पे होती है। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड्स यानी AA बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म AA। अमीनो एसिड, अब मैंने AA बोल दिया, आप एग्जाम में लिख के नहीं आओगे, एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जिसमें अमीनो एसिड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब क्या है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। कहने का मतलब है कि अब इसको डायग्राम से समझते हैं, मैंने क्या बोल दिया इतना जल्दी कि ये मान लीजिए कोई प्रोटीन है मेरे पास। अब ये प्रोटीन है, जैसे आपका घर है, आपकी घर में दीवार है, वो दीवार को खड़े होने के लिए उसको कुछ बेस तो चाहिए, तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाता कौन है, अमीनो एसिड्स बनाती हैं, ठीक है। ये क्या है, ईंटें हैं, ये दीवार की ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड डिफरेंट होती हैं इन सब में। किसी में ये है, किसी प्रोटीन में क्या होगी, किसी प्रोटीन में दूसरी हो जाएगी। जैसे ये है दूसरी, इसमें क्या है, इसमें इस तरीके की प्रोटीन आ गई। तो ये क्या है, अलग अलग अमीनो एसिड्स की वजह से अलग अलग टाइप के ये होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं इनके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 तरीके के होते हैं, 5 क्लासेस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कह लीजिए, या इन्हीं को क्या बोल लीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यून यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ग्लोबुलिन्स यानी कि ग्लोब्यूलर जो ग्लोब्यूलर शेप जो है रखते हैं, यानी एक्चुअली में तो वाई शेप है, बट कहने का मतलब है कि इनकी अमीनो एसिड तो ग्लोब्यूलर है ना। तो ये क्या बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाइट करने का काम करती हैं, इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये 5 तरीके के हैं, कौन सा, GAME। मैंने क्या बोला, या तो आप याद कर लो, क्या ट्रिक है हमारी इसको याद करने के लिए। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको ऐसे लिखते हैं, I कैपिटल G छोटा। देन अगर इसको हम याद कर लें D, तो ये कैपिटल लिखेंगे हमेशा, ठीक है। D द गेम, ठीक है, तो IGD, IgG, IgA, IgM, IgE, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए, गेम। ये बचपन से ही आप पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने याद तो कर ही लिया होगा। बेसिकली ये क्या है, 5 तरीके का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक एक करके इन सभी को हम पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर और एक एक इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, यानी 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो यही है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। G किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे G मतलब गामा प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हैवी चेन जो है, हैवी चेन क्या है, हैवी चेन मैंने बताया, ये जो ब्लू वाली है वो है हैवी चेन, और ये किससे बनी हुई है, ये अमीनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो इसमें कौन सी ये हैवी चेन किसकी कैसी होती है, गामा टाइप की। जब हैवी चेन गामा टाइप की होती है, हैवी चेन ही बदलती जाएंगी, जिसमें डेल्टा उसमें D, जिसमें एप्सिलम उसमें E, ठीक है, जिसमें अल्फा उसमें A, तो जिसमें G है यानी कि गामा, ठीक है। अब इनका क्या है, ये वेट दिया हुआ है, ये डाटा है, कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट्स तो आपको रटने ही पड़ेंगे कि क्या वजन है। तो इनका वजन होता है किलो डाल्टन में, पहले तो लिखते हैं। किसी भी चीज़ की यूनिट होती है, आप किलो में नापते हो, आप क्या करते हो, डिस्टेंस को मीटर में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो, अलग अलग चीज़ को नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो इसकी यूनिट है किलो डाल्टन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि इसका वेट क्या होता है हमारे बॉडी में, ये सीरम में पाई जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम में प्रेजेंट होती है, और सीरम कहाँ होता है, ब्लड में, ब्लड का पार्ट है। तो ये कितने, इसका IgG इम्यूनोग्लोबुलिन का, एक इम्यूनोग्लोबुलिन का वेट होता है 150 किलो डाल्टन, ठीक है।
अब इसका क्या होता है, ये 7S पे क्या करती हैं, सेंट्रीफ्यूगेट, यानी इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 7S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को, आपने क्या किया, आपने ब्लड निकाला अपने बॉडी से, ठीक है, मान लीजिए मेरा इंजेक्शन से ब्लड निकाला और उसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के रख दिया। जब सेंट्रीफ्यूगेट करेगा तो हम उसको किस स्पीड पे चलाएं कि वो क्या कर जाए, अलग हो जाए। तो हम 7S पे चलाते हैं तो ये IgG जो है वो हमको एक जगह इकट्ठा होकर के, कोगुलेट होकर के मिल जाती है, मतलब नीचे की ओर जम जाती है। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू। बार बार ये टर्म आएगा, इस इम्यूनोग्लोबुलिन की ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इस इम्यूनोग्लोबुलिन की ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो आप समझ जाइएगा कि इस वैल्यू पे ये क्या करता है, नीचे जाकर के जम जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 4 तरीके के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन IgG 4 तरीके की होती हैं, सब क्लास है इसकी, ठीक है। जैसे आपने क्लासिफिकेशन में भी बायो में पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट के अंदर भी कई क्लासेस हैं। तो क्या है, उसके अंदर वर्टिब्रेट्स में 5 होते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, एप्स हो गए, उसी तरीके से इसके अंदर भी 4 सब क्लासेस हैं। वो क्या है, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ओके। ये है इनका स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट किस बेसिस पे होती हैं, ये अपने अमाइनो एसिड ग्रुप पे अलग अलग होती हैं। इन सब का अमाइनो एसिड ग्रुप अलग होता है, साथ में इनके अंदर सल्फेट बॉन्ड भी अलग अलग होते हैं। इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। कहीं कहीं आपको डाटा में 1 भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। कितने, 2 क्या है, यहाँ पे हिंज रीजन है, हिंज रीजन यानी कि जॉइंट्स है। सल्फर क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज है यहाँ पे। कहने का मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सल्फेट बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से सल्फर ने 2 चेन्स को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 4 मौजूद हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितने होते हैं, आपको कहीं कहीं बुक में 2 मिलेगा, कहीं कहीं पे 1 मिलेगा, ठीक है। हमने जब हम कर रहे थे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमने, हमारे प्रोफेसर्स ने बताया था कि 1 ही होते हैं और आपको बुक में भी 1 मिलेगा, लेकिन आपको डायग्राम में 2 बनाए हुए दिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे 1, ओके। इतना लिखना नहीं है, आपको ये बता देना है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ओके। IgG1 जो है वो सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में हाई होता है हमारे सीरम में। सीरम क्या होता है, हमारे ब्लड में, ब्लड का ही एक कंस्टिट्यूएंट है सीरम, ठीक है। उसमें ये IgG प्रेजेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। अब इसकी क्या वैल्यू पढ़ेंगे, हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अबंडेंट क्लास कौन सी होती है। हमने 5 टाइप के पढ़े, G, M, A, ठीक है, जितने भी पढ़े G, A, M, E और D। इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है ये G होता है, IgG, ठीक है। ये हमारे, ये क्या होता है, जब भी हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसके पहले हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, चेन ऑफ प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं। जैसे ही वायरस आया, क्या होगा, एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, कहाँ से आए, कैसे, ठीक है, वो अपने दोस्त को एक्टिवेट कर देगा, भाई उठो, बाहर से दुश्मन आया है। फिर वो क्या करेगा, अपने ताऊ जी, चाचा जी, सबको पूरा खानदान लेके पहुंच जाएगा प्रोटीन, ठीक है। जितने ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स थे वो बॉर्डर पे तैनात हो जाएंगे, किसके लिए, अटैक करने के लिए सामने से आए हुए वायरस या बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स क्या थे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा है उसमें। तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट कौन करता है, ये भाई साहब, कौन, IgG। IgG का काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। हमने पढ़ा था कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन आके इसको एक्टिवेट करता है। तो ये है, ये खड़े हैं, ये है गार्ड, ये आएंगे बताएंगे कि देखो कौन आया है, मैंने किसको पकड़ा। ये जाएगा वायरस को पकड़ के ले आएगा, देखो तो मैंने किसको पकड़ा है, ठीक है। ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा प्रोटीन्स को। जैसे ही हाथ खोला, कहेंगे अरे ये तो वायरस है, मारो उसको, तो सब पटक के उसको मारते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है और इसी का काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का, ठीक है। इसका फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैक करने का, उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का। एक बार में 2, कम से कम क्या होते हैं, एक बार में 2 वायरसेस को ये पकड़ सकते हैं या फिर 2 बैक्टीरिया को एक बार में पकड़ सकते हैं। तो इसकी बाइंडिंग वैलेंसी कितनी, मतलब एक बार में कितने एंटीजन को बाइंड कर सकता है, एंटीजन यानी वायरसेस और बैक्टीरिया, तो 2, ठीक है। 2 कैसे, एक हाथ ये है, दूसरा हाथ ये है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे वायरस को पकड़ेगा, एक इस साइड पकड़ सकता है, एक साइड इधर, एक साइड इधर। तो 2 क्या हो गई, इनकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे इनका फंक्शंस। IgG का फंक्शन क्या है, आपको पढ़ना है पहले स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ये है हैवी चेन, ये है लाइट चेन। आपको G1, G2, G3, G4 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रॉ करोगे IgG को। और IgG में आप बताओगे ये है हैवी चेन, जो कैसी है हैवी चेन, गामा टाइप की, इसीलिए नाम पड़ा है IgG, ओके। और स्मॉल वाला क्या है, स्मॉल वाला है हमारा
लाइट चेन, ठीक है। उसमें आप नहीं बताओगे कि कौन सा टाइप है, क्योंकि उसमें भी कई सारे होते हैं, वो आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे कि कप्पा है कि बाकी कौन सी टाइप है, लैम्डा है, वो आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है। IgG1 जो है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और IgG4 जो है वो सबसे कम अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी संख्या हमारी बॉडी में अचानक से बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, खतरा, मतलब कोई एंटर कर गया है बाहर से, यानी दुश्मन जो है इलाके में घुस गए हैं, ओके। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम अभी हमने पढ़ लिया, बाहर से आए हुए एंटीजन या टॉक्सिन्स को, या फिर कुछ भी बाहर से आता है, फॉरेन पार्टिकल, यानी पॉलन ग्रेन से भी आपको क्या होता है, एलर्जी होती है ना, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, वायरस, बैक्टीरिया, उस पर अटैक करने का काम करते हैं IgG, पहला फंक्शन। दूसरा, ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके रख देंगे, ठीक है, उनको उठा देंगे कि चाचा ताऊ उठो, उठिए, बाहर से आए हैं, ये इनसे निपटना है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं फाइट करने का, और ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। देन FC रिसेप्टर से फैगोसाइटोसिस यानी कि ऑप्सिन, ठीक है, अब पढ़ोगे ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन कैपेसिटी इनमें काफी अच्छी होती है। ऑप्सोनिन मतलब होता है फाइगोसाइटोसिस कराना, वायरस बाहर से आया, अब अंदर आ गया, उसको मार पीट के उसकी डेड बॉडी तो बिछा दी, अब वो डेड बॉडी जो है हमारे सेल में पड़ी हुई है, अब पड़ी हुई है तो उनको साफ करना है कि नहीं, तो उनको साफ करने के लिए आते हैं एक हमारा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, एक तरीके की सेल है जो डेड बॉडी को उठा करके लेके जाएगी, किसकी डेड बॉडी, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या वायरसेस को। तो उसी जब भी कोई भी एक सेल किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को, मान लीजिए ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया, इसको मार गिराया किसने, IgG ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको मार दिया। अब इसको खाने के लिए क्या होता है, एक सेल आती है, इसको बोलते हैं मैक्रोफेज, ये क्या करती है, खा जाती है। मुंह खोल के खाना, किसी भी चीज को पूरा का पूरा एक बार में गप करके खा जाना, जैसे आप गोलगप्पा एक बार में मुंह में डाल देते हो, उसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी सॉलिड पार्टिकल को एक बार में मुंह में खा जाना, दैट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये करते हैं FC रीजन से बाइंड होते हैं। FC रीजन क्या होता है, यानी कि रिसेप्टर से बाइंड होते हैं एक तरीके के। अब ये है मेरी सेल, ठीक है, इस सेल में क्या है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये क्या है, रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर का काम होता है, ये मान लीजिए 2 हाथ है, ये पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये रिसेप्टर का काम करते हैं, FC रीजन पे आकर के बाइंड होती हैं, आपको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, येलो। तो ये क्या है, दूसरे, ये क्या है, एक आपका IgG आके बाइंड होता है, और ये किसको पकड़ेगा, ये पकड़ेगा हमारे वायरस को, ये पकड़ लिया वायरस को। अब इसको क्या करती हैं, ये फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, अब ये एक्टिवेट हो जाएगी, अच्छा पकड़ लिया है तुमने, मार दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे, ये क्या होगी, यहाँ से रिलीज और आएगी, और आके क्या करेगी, इसको गप करके खा जाएगी, यानी आई, मुंह खोला, मुंह करके क्या किया, इसको अंदर ले लिया बॉडी के, और ये क्या होगा, अब एक टाइम आएगा जिसके अंदर क्या होगा, ये इसके पेट में जाके क्या होगा, डिस्ट्रॉय, इसको पचा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस करती है। ऑप्सोनिन मतलब किसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है फैगोसाइटोसिस करवाने की, यानी कि IgG में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी हमको किसको देखने को मिलती है, IgG3 की, ठीक है। IgG3 जो है सबसे अच्छा क्या है, ऑप्सोनाइजेशन कैपेसिटी रखता है, यानी कि ये तुरंत लाश बिछा के कह देता है भैया आओ इनको खा जाओ। सबसे पहले ये कौन करता है सबसे अच्छी तरीके से, IgG3, ठीक है। आपके कई सैनिक हैं, उसमें भी सबसे बढ़िया कौन सा है, IgG3, उसके बाद IgG1, और IgG1 जो है ये जो है हमारा IgG2 से कई ज़्यादा गुना अच्छा है। IgG4 जो है वो कोई भी ऐसी कैपेसिटी नहीं रखता है, यानी ये ऑप्शनाइजेशन नहीं करता है, मतलब एक्टिवेट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसके बाद ये डेड बॉडी उठाने के लिए किसी को कॉल करके नहीं बुला रहा है, पड़ी हुई है पड़े रहने दो, ठीक है। तो ये लापरवाह है, मार के तो गिरा दिया, लेकिन अब क्या है, अब भैया थक गए, अब आराम करने लग गए, तो इनकी क्या है, इनकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है। ये क्या करते हैं, इनकी कोई भी ये एक्टिवेशन में काम नहीं करते हैं, कौन, IgG4 क्या है, ये ऑप्शनाइजेशन एक्टिविटी इनकी बहुत कम है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी एक्टिवेट नहीं करते हैं। इनका काम क्या है, ये छोटी मोटी एलर्जी से लड़ने का काम कर लेते हैं, ठीक है, एहसान कर देते हैं हमारी बॉडी पे। बेसिकली IgG3 इज द बेस्ट, ठीक है, कैपिटल G और ये स्मॉल g आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A। इम्यूनोग्लोबुलिन A क्या करती है, ये डाइमेरिक, ट्राइमेरिक, यानी कि एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि एक डाइमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, 1, 2,
3, 4 कितने भी अमाउंट में ये होती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 इन 4 अमाउंट में ये प्रेजेंट होती हैं। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, मतलब एक साथ ग्रुप बना करके रह सकती हैं, एक के साथ एक, एक के साथ एक। तो डाइमर, टेट्रामर और मोनोमर के फॉर्म में रहती हैं ये, ठीक है। देन ट्राइमेरिक भी होती हैं। देन ये क्या, इनका वेट कितना होता है, 160 किलो डाल्टन इनका वेट होता है, और ये इनकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होती है 9s। मैंने अच्छे से बता दिया था कोफिशिएंट क्या होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि इनके सेटल डाउन होने की कैपेसिटी। अब सीरम में ये घूम रहे हैं, इसके एक जगह नीचे बैठ जाने की कैपेसिटी कितनी होती है, जैसे प्रेसिपिटेशन होने की कैपेसिटी कितनी होती है, इतनी, ठीक है। मतलब ये किस वैल्यू पे होती है, 9s। देन हैवी चेन टाइप क्या है, अल्फा, नाम से समझ में आना चाहिए, ए से अल्फा, बी से ए से अल्फा, जी से क्या है हमने देखा, जी से गामा। अब हम पढ़ेंगे आगे ऐसे ही क्या होगा, मेटा, एप्सिलम, इस तरीके से नाम से ही समझ में आना चाहिए। क्या है इसकी हैवी चेन कौन सी टाइप की होती है, अल्फा, ए से अल्फा, ठीक है। इसी से इसका नाम आया IgA। देन ये कितने टाइप की होती है, ये एक बार में कितनी कैपेसिटी रखती हैं, अगर ये मोनोमर के फॉर्म में है तो एक बार में 2 को होल्ड करती हैं, ठीक है, एक बार में 2 को पकड़ेंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, डाइमेरिक फॉर्म है, एक ये है वाई शेप और नीचे एक जुड़ा हुआ है वाई शेप, तो ये क्या है, डाइमेरिक फॉर्म है। तो इसकी क्या कैपेसिटी होगी, ये एक बार में किसको पकड़ेगा, ये एक बार में 4 को पकड़ लेगा, 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर ये बस इतना होता, बस इतना ही होता, ये इतना, यहाँ इसके नीचे का नहीं होता, यहीं तक होता, कहने का मतलब, एक बार मैं कह रही हूँ कि ये बस इतना ही होता है, इतना, हाफ रीजन, ये बस इतना ही होता है, तो इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, मोनोमर यूनिट की कितनी होती, तो 2, एक इधर बाइंड होता, एक इधर, कौन, वायरसेस, ये गोल गोल क्या है, ये वायरसेस, ठीक है। तो 2 इसकी क्या है, एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। अगर ये मोनोमर फॉर्म में है तो मतलब अगर 1 है, मोनो मतलब 1, अगर 1 है तो 2 पकड़ेंगे। अगर क्या है, डाइमर के फॉर्म में है, डाइमर होंगे तो कितने पकड़ेंगे, 1, 2, एक इधर भी 3, एक ये 4, तो ये क्या है, डाइमर, 2 वाई लग गई तो डाई 2, ठीक है। तो इससे क्या हमने देखी कि जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, 2 से मल्टीपल कर देते हैं हम, जैसे कि मोनोमर है तो 2, डाइमर है तो 4, इसे ट्राइमर है तो कितनी हो जाएगी, 6, एंड देन टेट्रा है तो कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये सीरम में इसका कंसंट्रेशन होता है 10 से 15%, 10 से 15%। इसके पहले हमने क्या देखा था, 80% कितना था, 80% कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन था, तो IgG सबसे ज्यादा अमाउंट में IgG पाया जाता है, 10 से 15% पाई जाती है हमारी IgA। IgA में भी कौन सा, IgA में भी हम देखते हैं कि IgA1 जो होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, IgA1 और IgA2। IgA1 जो होती है वो कितनी होती है, 80%, मतलब अगर इसको 10 to 15 में हम देखते हैं, तो अगर इसको हम लेते हैं 100%, ठीक है, अगर हम इसके 100% की बात कर रहे हैं, मतलब 10 से 15% में भी ज़्यादा कौन होता है, तो 80%, इसका 80% कितना होता है, इसका 80% ये है IgA। आप बेसिकली अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि 80% कहाँ से आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15% में भी ये IgA1 जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, IgA2 बाकी के रिमेनिंग परसेंट यानी 20% ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर ये क्या होता है, अगर इनका कंसंट्रेशन तो कम ही होता है, IgA1 IgA2 का कंसंट्रेशन कम होता है 20%, लेकिन अगर IgA2 का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड में कोई भी क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर इनका अचानक से अमाउंट बढ़ रहा है यानी इन्फेक्शन हो गया है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस एंट्री कर गए हैं, इसका मतलब अटैक चल रहा है अंदर, क्या होगा, आपको फीवर हो सकते हैं, आपको कई तरीके की सिम्टम्स देख सकते हैं अपने बॉडी के साथ, और ये क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल जो है एंटर कर गया, जिससे ये IgA2 लड़ाई करना शुरू कर दी है। अब ये क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन कास्ट जो है वो क्या होती है, वो एक्सटर्नल सिक्रीशंस में बिलीव करती है, एक्सटर्नल सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, वहाँ पे रहती है, यानी कि ये क्या, इसका क्या मानना है कि अंदर आने से पहले ही अटैक कर दो, बाहर ही प्रेजेंट होती है, म्यूकोसल सरफेस पे, सलाइवा में प्रेजेंट होंगी, ट्रैक में, आपका जो ट्रैक है न्यूरोजेनाइटल ट्रैक है, यूरोजेनाइटल होगा, ओके, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना भी बाहर से डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर डिफेंस कौन करता है, IgA का काम है, यानी बॉर्डर पे तैनात है, ये एकदम सामने, एंट्री किए नहीं किए, लड़ने के लिए तैयार है, मुंह से एंट्री किए, सलाइवा के फॉर्म में है, ठीक है। अगर मदर के मिल्क में प्रेजेंट है, बच्चे को IgA ट्रांसफर होता है, इसी से आप समझेंगे कि मदर जो है अपने बच्चे को IgA ट्रांसफर करती है, ये क्या है, एंटीबॉडी है,
ये इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ना। तो मदर अपने बच्चे को IgA ट्रांसफर करती है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। बच्चा जब दूध पीता है माँ का तो उसके अंदर ये इम्यूनोग्लोबिन आ जाता है, यानी कि उसके अंदर भी रोग प्रतिरोधक शक्तियां आ जाती हैं। वो अपने माँ से ये कैपेसिटी ले लेता है कुछ रोगों से लड़ने की, ठीक है। देन इस दिखती कैसे है, तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब 2 है तो इनको जोड़ने के लिए क्या होता है, बीच में यहाँ पे J चेन होती है जो दोनों को बीच में जोड़ती है। J चेन आपको जहाँ पे भी जॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे प्रेजेंट आपको दिखेंगी, ठीक है। 2 इम्यूनोग्लोबुलिन को जोड़ने के लिए बीच में एक J चेन मौजूद होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, सिक्रीटरी कंपोनेंट्स यहाँ से बाइंड होता है। ये देखिए ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये बीच वाली ये ब्लू कलर की क्या है, ये हैवी चेन है, और बाहर की ओर क्या होती है, लाइट चेन, ठीक है। आप क्या करोगे, शेडेड, आपके पास अगर कलर नहीं रहते हैं एग्जाम के टाइम तो आप क्या कर सकते हो, इसको शेड कर दो, अंदर वाले को या बाहर वाले को। एक को अलग कलर से दिखाने के लिए आप हल्का सा शेड दे सकते हो, बाहर वाले को लाइट चेन को शेड दे दो। या फिर क्या कर सकते हो, जैसे आप क्या करते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे ना, 2 अलग अलग ग्राफ दिखाना पड़ता था अगर मैथ्स में बचपन में, तो क्या करते थे, इसको क्या कर देते थे, इस तरीके से आप शेड कर सकते हो। ये वाला जो आप बनाओगे इसको इस तरीके से शेड कर दो, और दोनों लाइट चेन को करना, यानी कि एक ही साइड तक किया, ठीक है। दोनों लाइट चेन को हम शेड कर देंगे, अंदर वाला छोड़ देते हैं। इस तरह अगर डाइमर बना रहे हैं तो ये इस तरीके से, ठीक है। देन अभी हमने पढ़ा IgG, वो मोनोमर के ही फॉर्म में रहता है, यानी वो अकेला ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके कई फॉर्म होते हैं। IgA जो है वो डाइमर 2 के साथ भी रह सकता है, 3 के साथ भी रह सकता है, 4 के साथ भी रह सकता है, यानी कि अपने कई सारे साथियों के साथ ग्रुप में रहने को पसंद करता है, ठीक है। अब ऐसा IgG नहीं करता था। IgM भी हम देखेंगे वो 5 के ग्रुप में रहता है। पेंटामर क्या करता है, एक पेंटामर जो फॉर्मेशन करता है पेंटागन की। देन और पेंटामर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन 5 उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके बात करेंगे, पहले IgA की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये मदर से बच्चे में जाता है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे क्या होता है, बच्चे के मदर से बच्चे में जाता है। ये म्यूकोसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि ये म्यूकस लाइन ऑफ, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि मुंह में गया तो सलाइवा में ये अटैक कर रहे हैं। अगर वायरस कहीं से जाएगा ना, किसी ओपनिंग से जाएगा, मुंह से गया तो क्या है, वहाँ पे सलाइवा के में प्रेजेंट है। अगर नाक से गया तो वहाँ म्यूकोसल सेल्स में प्रेजेंट है। हमारे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में चला गया, अगर मान लीजिए किसी तरीके से बचते बचाते अंदर पहुँच भी गया, है बाहर की सिक्योरिटी पार कर ली उसने, अंदर पहुँच गया, तो अंदर के भी म्यूकोसल सरफेस पे, यानी कि हमारा यहाँ पे ईसोफेगस है, वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे म्यूकोसल सेल्स होती हैं, उनसे ये क्या करेंगे, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक है, वहाँ पे म्यूकोसल सरफेस पे ये प्रेजेंट होती हैं। ये फाइट करने का काम करती हैं पैथोजन से। वायरल सरफेसेस यहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया आकर के चिपक जाते हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू हो जाता है। देन ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन क्रिएट करते हैं कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ। जैसे कि कौन सी है हमारी, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो सैल्मोनेला, और अगर हम वायरस के खिलाफ बात करें तो IgA बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस को मार गिराने की शक्ति रखता है हमारा IgA। सैल्मोनेला बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है IgA, तो काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है इन लोगों के खिलाफ। और ये कोलाइक बैक्टीरिया क्यों लिखा हुआ है, कोलाई मतलब होता है बैसिलस, कोलाई शेप, यानी कि सर्कुलर फॉर्म है। तो सैल्मोनेला की शेप कैसी होती है, कोलाई, ठीक है, कैसी, गोल गोल। देन अब हम बात करते हैं IgM की। अब M है तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हैवी चेन आपकी किस टाइप की होगी। हैवी चेन हम देखेंगे इसमें M है तो इसका मतलब ये किस टाइप की होगी, यहाँ पे मेटा टाइप की होनी चाहिए। अब इसमें पेंटामर, ये नॉर्मली पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, J चेन, ठीक है। J चेन से ये जॉइंट है, ये है लाइट चेन बाहर की ओर, ये 5 है, एक बार में 5 प्रेजेंट है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इनको ज्वाइन करने का काम करती है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इनको जोड़ेगी, और ये 5 एक बार में प्रेजेंट है, तो ये पेंटामर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसका वेट कितना होता है, तो 900 किलो डाल्टन। देख रहे हैं वेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बार में 5 प्रेजेंट है, 900 किलो डाल्टन। और 19S क्या है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देन इसकी ये क्या है, पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, 10 एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। वैलेंसी हम देख रहे हैं, मतलब बाहर की कितने, एक बार में कितने वायरसेस या बैक्टीरिया बाइंड कर सकते हैं, तो एक बार में 10 कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बाहर से आता है तो यहाँ पे बाइंड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये कितने
अगर 10 बैक्टीरिया को एक बार में पकड़ने की शक्ति रखता है। ये क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट, सॉरी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, एंटीजन बाइंडिंग साइट ABS। यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करते हैं और एंटीजन क्या है? बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या वायरसेस, इस पे आकर के बाइंड कर जाते हैं। देन अब हम इसका क्या देख रहे थे? हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे सीरम का 10% बस होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा थी IgG 80%। देन हम बात कर रहे थे IgA की, वो कितनी? 10 से 15%। ये है हमारा IgM, ये 10%, 5 से 10% हमारे ब्लड सीरम में मौजूद होता है। IgM जो होता है, अभी तक कोई भी इसके सब टाइप नहीं ढूंढे गए। जैसे आपने देखा कि IgG था वो IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 था, यानी कि उसकी सब क्लासिफिकेशन थी। 4 तरीके के थे IgG। IgA भी 2 तरीके के था, IgA1, IgA2। लेकिन ह्यूमन में अभी तक M जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके सब क्लासेस नहीं देखे गए। एक ही तरीके का होता है और इसको हम IgM के नाम से जानते हैं। इस तरीके का दिखता है। आपको स्ट्रक्चर ये बनाना होगा एग्जाम में। आपको ये स्ट्रेट लाइंस हैवी चेन के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे? डबल हैवी चेन के लिए, और इधर डबल क्या करेंगे? स्मॉल चेन बनाएंगे। ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा और लेबल भी करना होगा, ठीक है। देन IgM अभी तक कोई भी हमारे अंदर ह्यूमंस में इसके सब टाइप नहीं देखे गए हैं, यानी कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं दिखे, एक ही तरीके का होता है। ये क्या करते हैं? ये आपको याद रखना है 10 AG बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। AG मतलब एंटीजन। 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं। 5 मोनोमर एक बार में क्या है? एक बार में 5 तो प्रेजेंट होते हैं। एक बार में 5 एक साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपने देखा कैसे होते हैं, इस तरीके से 5 प्रेजेंट होते हैं, वाई शेप। और इसमें आप क्या बनाएंगे? इधर लाइट चेन। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं। किससे? सल्फाइड ब्रिज से, सल्फाइड बॉन्ड से। देन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ईच पेंटामर, यानी कि ये जो पेंटामर है उसमें एक क्या होता है? ये FC लिंक रिसेप्टर, यानी कि FC लिंक पेप्टाइड, यानी कि ये यहाँ से बाइंड तो होता है, इसके साथ साथ ये J चेन से भी लिंक्ड होता है। तो हमने देखा कि इसके पास J चेन भी थे। हम डायग्राम से डायरेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे इनको ज्वाइन करने के लिए J चेन भी मौजूद होती है, ठीक है। इनको बाइंड करने के लिए J चेन भी मौजूद होती है। और ये कितने होते हैं? ये 10 माइक्रो चेन्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, या 10 माइक्रो चेन देख रहे हैं। अब 10 माइक्रो चेन्स तो होंगी ना, ऑफकोर्स सी बात है कि कितने हैं टोटल? 5 हैं। तो एक के पास कितने हैवी चेन होते हैं? 2। देखिए माइक्रो चेन्स यानी कि हैवी चेन की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो ब्लू है, ये ब्लू कलर का है, ये जो बैंगनी कलर का है, पर्पल कलर का, ये क्या होती है? हैवी चेन, ठीक है। इसी को बोलते हैं माइक्रो चेन्स। तो ये कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है ना। तो हैवी चेन्स कितने हैं? 10। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका काम क्या है? तो ये सबसे पहले जो एंटीबॉडी हमारे अंदर डेवलप होती है, अगर बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके पास कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन आती है? वो IgM डिटेक्ट की गई है। एक बच्चे के अंदर सबसे पहले कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप होती है? तो वो है IgM। ये ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे पुरानी है और सबसे पहले आकर के बच्चे के अंदर मौजूद हो जाती है, सबसे पहले आती है बच्चे में, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बच्चों के अंदर या किसी भी एडल्ट के अंदर। सबसे पहली लड़ाई की कोई भी पैथोजन एंट्री करता है तो सबसे पहली लड़ाई जो है वो इसी से करता है, IgM से। IgM जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास का जो ये क्या है? प्राइमरी, आपने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पांस हमारी बॉडी करती है। तो आप लोगों ने देखा था कि प्राइमरी रिस्पांस में क्या होता है? पहले चेक करती है, क्या कर सकते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस बहुत ही स्पीड से होता है, मतलब हमें पता है कि कैसा अटैक करना है, मेमोरी हमारे अंदर है। तो प्राइमरी रिस्पांस ये क्रिएट करती है। पहला जो है, पहले वायरस आया, पहले आपको सबसे पहले क्या हुआ? कोई पर्सन है वो सबसे पहले अगर किसी वायरस के कांटेक्ट में आता है या बैक्टीरिया के, अभी तक मुझे जैसे चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और मैं चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आती हूँ, मुझे चिकन पॉक्स के वायरस मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं, तो सबसे पहले जो लड़ाई करने पहुंचेंगी वो IgM करेंगी और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स करेंगी, यानी कि मेमोरी सेल्स का सहारा नहीं लेंगी, क्योंकि वो मुझे पहली बार हो रहा है वो बीमारी, तो कोई मेमोरी तो है नहीं उस वायरस से रिलेटेड, तो सबसे पहले अटैक करने पहुंच जाती है IgM। ठीक है, वो कहते हैं ना आओ देखा ना ताओ, बस घुस गए भिड़ गए, तो वही वाला काम है। IgM घुस के सबसे पहले लड़ने पहुंच जाती है। ठीक है, कितना ईमानदार है आपकी बॉडी के लिए।
फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है वो है IgM। ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करता है वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, और सबसे ओल्डेस्ट भी है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए IgM के साथ देता है। आपने पढ़ा था जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने देखा था कि IgG और IgM जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में मिलकर क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को उठाने का काम करते हैं, और ये ज़्यादा एफिशिएंट है IgG से ज़्यादा तेजी से जाकर के उठा देता है। देखिए अभी सबसे पहले अटैक करने पहुंच गया तो साथी को उठाने भी तो पहले ही पहुंचेगा ना, तो सबसे पहले ये IgM जो है मोर एफिशिएंट है देन IgG। दो जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एक है IgG, दूसरा है IgM, और इसमें भी कौन ज़्यादा फास्ट है, तो IgM सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने पहुंच जाता है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में मिलती है हमको। देन हम बात करते हैं IgD की। ठीक है, IgD, अब इसका नाम डी से समझ जाना चाहिए आपको, कौन सी हैवी चेन होगी, डेल्टा, बिल्कुल करेक्ट, डी से डेल्टा, ए से अल्फा, ऐसे आपको नाम याद कर लेने हैं। तो ये क्या है, डेल्टा टाइप का हैवी चेन। कौन सी है इसमें, हैवी चेन है इसमें डेल्टा टाइप की। ठीक है, अब इसका वेट कितना है, 180 किलो डाल्टन। इसकी कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 7s, एस कैपिटल से लिखेंगे। देन ये क्या है कि अभी तक इसके भी सब क्लास नहीं ढूंढे गए हैं, यानी कि इसके भी सब टाइप्स नहीं है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक ही तरीके की होती है, यानी कि जैसे आपने देखा था G1, G2, G3, G4, A1, A2, उस तरीके से नहीं है। ये IgD जो है वो एक ही प्रकार की पाई जाती है, इसके अंदर सब क्लासेस नहीं देखी गई है, ह्यूमंस के केस में तो नहीं देखी गई है। हैवी चेन कौन सी है, डेल्टा टाइप की है, और इसमें क्या देखते हैं, हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 0.2% जो हमारे बॉडी में IgD होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन था, सबसे ज्यादा था हमारा IgG 80%, देन 10 to 15% क्या था IgA, IgM कितना था 5 से 10%, और 0.2% होता है हमारा IgD। यह है इसका स्ट्रक्चर, कैसा है, इस तरीके से आप बनाओगे। देन इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज इट फंक्शन, ये काम क्या करता है, तो फंक्शन है ये अच्छे, अभी तक इसका फंक्शन नहीं पता है। ठीक है, अभी तक जितना भी डिस्कवरी हुई है तो IgD की जो इम्यूनोग्लोबुलिन का असली में काम क्या है वो नहीं पता लगाया जा चुका है, वो अभी नहीं पता चला है, बट अभी अंदाजा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये किस में इन्वॉल्व हो, ये लिम्फोसाइट एक्टिवेशन में इन्वॉल्व हो। आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में कहाँ पे अटैक होता है, लिम्फ नोड्स पे, लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स में एक्टिवेशन का काम कौन करता है, ये करते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि ऐसा, ये सोचा जा रहा है कि ये प्रोबेबली, मतलब प्रोबेबली शब्द का मतलब है कि शायद ये इन्वॉल्व होते हैं इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, और ये क्या करते हैं, सप्रेशन का भी काम करते हैं। किसको सप्रेस करने का काम करेंगे, हमारे वायरसेस और बैक्टीरियाज को। देन ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन की एक क्लास है, और ये क्या करती है, ये IgM को, ये क्या करती है, IgM मेम्ब्रेन बाउंड Ig के साथ वो जाकर के अटैच होती है। ठीक है, तो ये मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास जो थी, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे कि IgM, तो IgM जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से चिपका रहता है। ये वाली जो सेल है उस सेल की मेम्ब्रेन से चिपका रहता है हमेशा। IgM यहाँ पे ऐसे, ये मान लीजिए ये है IgM प्रेजेंट होता है, उसी के साथ जाकर के IgD भी बैठ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सप्रेस बाय बीटा सेल्स इनको दबाने का काम करते हैं, तो ये बीटा सेल्स पे जाकर के ये बैठते हैं, और इनके साथ साथ डेल्टा सेल, मतलब आपको बेसिकली ये समझना है कि IgM जो है वो IgD के साथ मौजूद पाया जाता है, IgD जो है वो IgM के साथ जाता है। देन फंक्शन हमने क्या देखा कि इसका काम अभी तक वेल नोन नहीं है। देन हम बात करते हैं सबसे लास्ट आपका इम्यूनोग्लोबुलिन E यानी IgE। IgE जो है ये आपको जितने भी एलर्जीज होती हैं, पॉलन ग्रेन से, पीनट बटर से, कोई भी आपको डस्ट से किसी को कोई एलर्जी है, तो जितने भी एलर्जी हैं उनके पीछे ये क्या है, IgE रिस्पॉन्सिबल है। नाम से समझना आ जाना चाहिए, E एलर्जी में कौन सी साउंड आती है, E की ना, लास्ट में क्या, एलर्जी E, तो IgE क्या है, एलर्जी में क्या होती है, आपको याद कराने के लिए होता है कि एलर्जी में लास्ट में ई की साउंड आ रही है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जी। जो भी एलर्जीज हैं उसके पीछे का कारण यही है, ये एलर्जी से क्या करती हैं, फाइट करती हैं, और हमारे अंदर मतलब बाहर से कोई एलर्जन आ गया, एलर्जन मतलब जो एलर्जी कॉज करे, पॉलन ग्रेन्स है ना, पॉलन ग्रेन क्या हो गया, एलर्जन, बैक्टीरिया एलर्जन, पीनट बटर किसी को खा लिया उससे एलर्जी हो, किसी को घी से एलर्जी, किसी को अंडे से एलर्जी है। ठीक है, तो अलग अलग ऐसी चीज़ों से एलर्जी होना जिससे नॉर्मल केस में एलर्जी होनी नहीं चाहिए थी, तो उसको बोलते हैं एलर्जन, जो बाहर से आया और एलर्जी कॉज कर दी। और ये
एलर्जी जो है ये हमारी बॉडी में एलर्जी किसकी वजह से होती है, तो इसकी वजह से। ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमको क्या हो जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी में। अभी धीरे धीरे समझेंगे कि क्या बोल रही हूँ। पहले हम समझ लेते हैं इसका वेट कितना है, 190 किलो डाल्टन। इनका वजन है 190 किलो डाल्टन। इनकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 9s। एंड देन इसका क्या है, ई से क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन टाइप का इसका हैवी चेन है। ओके, हैवी चेन कौन सा है टाइप का, एप्सिलॉन टाइप का है। अब इसकी एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड कितनी दिख रही है, 2। तो कितनी है, 2। एक बार में कितने एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, एक बार में कितने पॉलन ग्रेन्स को या कितने वायरसेस को एक बार में पकड़ेगा, तो 2 हाथ हैं भाई, तो 2 ही पकड़ेगा, तो 2 है। ठीक है, देन ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो 0.02। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 0.2 था, IgD में 0.2 है और IG में 0.002 है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, सबसे कम क्वांटिटी में हमारे ब्लड में यही प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही एलर्जी होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही बढ़ जाता है। ठीक है, IgE जो है इसका काम क्या होता है, ये एक्सटर्नल म्यूकस सरफेस पे प्रेजेंट होती है, मतलब बाहर के जितने भी म्यूकस सरफेसेस हैं, नाक में जो म्यूकस है, म्यूकस क्या होता है, वो जब हम कफिंग करते हैं तो जो म्यूकस बाहर आता है ना, तो दैट इज म्यूकस। ठीक है, तो वो कफ के साथ जो म्यूकस चिपचिपा सा चीज़ बाहर आती है उसको बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकसल सरफेसेस पे बाहर की ओर मतलब नाक में प्रेजेंट होता है। कोई भी एलर्जन बाहर से आता है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये इसके बाद आप पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी को। तो हाइपर सेंसिटिविटी 4 तरीके की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 जो एलर्जी है आपकी, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो यही क्रिएट करता है, IgE। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जिस चीज से आपको सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए थी उस चीज से आप सेंसिटिव हो गए। यानी पीनट बटर, उससे आपको कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप पीनट बटर खा करके क्या हो रहा है, एकदम कोलैप्स कर रहे हैं। अंडा खा रहे हैं, नॉर्मल रूप से अंडा लोग खाते हैं, जिंदा रहते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, अंडा खा लिए और आपको क्यों, मतलब जिस पर्सन को ये एलर्जी है वो अंडा खा लिया और उससे क्या हो जाता है, उसको एकदम एलर्जी हो जाती है। वो क्या होगा, एकदम पैनिक करने लगेगा। क्या देखने को मिलता है हमको इस केस में, हमको देखने को मिलता है हाई फीवर, उस पर्सन को अचानक से बहुत बुखार चढ़ जाएगा, या फिर क्या होता है पूरे बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं। तो बॉडी पे रैशेस पड़ने को हम बोलते हैं हाइव्स, HIV हाइव्स, मतलब बॉडी पे रेड रैशेस पड़ जाना। अस्थमा जो बीमारी है वो भी IgE के ज्यादा बनने के कारण है। कोई इस तरीके का पॉलन है जो आपके अंदर आ गया है, या इस तरीके का डस्ट आपके अंदर आ गए हैं, जिससे IgE बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है, और बढ़ने के कारण क्या किया है, म्यूकस भर दिया है। जहाँ पे हमारे लंग्स में क्या होना चाहिए था, हवा होनी चाहिए थी, वहां भर गए हैं म्यूकस, तो होता है अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे आपको कभी भी सर्दी जुकाम होता है तो कैसे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, नाक बंद हो जाती है, तो क्या होता है, जहाँ एयर होनी चाहिए थी वहां म्यूकस भर जाता है, तो वो काम किसका है, IgE का। ठीक है, ये तो जाता है भाई आपको फायदा करने की, अरे हम भी तो लड़ेंगे, हम भी तो हैं, ये जाता है बेचारा लड़ाई करने, लेकिन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, हमारी बॉडी को क्या होता है, एबनॉर्मल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब जिससे सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए थी उससे भी सेंसिटिविटी हो जाती है। अस्थमा, हाई फीवर, क्या होता है, शॉक्स मिलते हैं हमको। कौन से शॉक्स, एनाफिलेटिक शॉक्स। एनाफिलेटिक शॉक्स मतलब होता है कि अचानक से कोलैप्स कर जाना, बेहोश होकर के गिर जाना, अचानक से सफोकेशन होना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना। ठीक है, तो या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं शॉक्स, IgE के वजह से आना। तो इनका काम क्या है, ये IgE जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और FC ये क्या होती है, ये जो मास्ट सेल्स होते हैं और बेसोफिल्स होती हैं। यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर लो, यहाँ पे क्या है, बेसोफिल्स एंड क्या, मास्ट सेल्स। यानी कि एक तरीके की सेल होती है, मान लीजिए बेसोफिल या मास्ट सेल है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, खूब सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, इस पे आकर के बाइंड हो जाती है हमारी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीन कलर से। ठीक है, तो ये आपकी आंखें बाइंड हो गई इससे। FC रीजन से कौन आके बाइंड हो गया बच्चों, ये है FC रीजन। तो FC रीजन इसको बोलते हैं, नीचे वाली चेन को। तो FC रीजन आकर के जिससे जैसे ही इससे बाइंड होता है, और इसने पकड़ रखा है पीनट बटर को। ठीक है, यानी कि इसने अपने एलर्जिन को पकड़ रखा है। एलर्जिन क्या होता है, एलर्जिन मतलब जो भी बाहर से आया हुआ है जिससे हमें एलर्जी हो रही है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अंडा हो गया, जो भी आपने खाया, पीनट बटर हो गया, जिससे आपको एलर्जी हो रही है, जिससे नहीं होनी चाहिए थी।
तो वो उसको पकड़ा है इसने, इससे बाइंड हो गया। जैसे इसने ये क्या होता है, मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स से ये बाइंड होता है, तुरंत ये क्या करती हैं, फट जाती हैं और इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये ग्रैन्यूल्स जो है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के जैसे ही बाहर आते हैं, हमें एलर्जी हो जाती है उस चीज़ से। जब भी हम उस चीज़ को दोबारा खाएंगे तो क्या होगा, हम उसके खिलाफ हमारी बॉडी प्रतिक्रिया देने लगेगी। आपकी बॉडी पे रैशेस दिखेंगे, खुजली होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, कुछ भी ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब नॉर्मल रूप से वो होना नहीं चाहिए था लेकिन आपको हो रहा है, तो वो IgE के कारण होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और हम इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछोगे और हम जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।